हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स सेमेस्टर थर्ड का हमने सिलेबस देखा, पेपर पैटर्न देखा और जो पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, साथ में ही हमने मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ नोट इशू। मेथड्स ऑफ नोट इशू, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नोट इश्यू ये शब्द का मतलब क्या है, और एक शब्द का मतलब देखना है हमको सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोट इश्यू का मतलब क्या है। नोट इश्यू का सिंपल मीनिंग है कि आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा नए नोट का प्रिंट करना, उसको कहते हैं नोट इश्यू। मीन्स नोट इश्यू सिंपली मीन्स प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स बाय द सेंट्रल बैंक। दूसरा शब्द हमने जो आज समझने के लिए कहा था दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक कंसेप्ट है, इसमें हर देश में एक सेंट्रल अपेक्स बैंक होती है जो उस देश में बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग एरिया को कंट्रोल करती है, और हर देश में उस सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल बैंक। ऐसे अलग अलग देशों में जो सेंट्रल बैंक होती है उनका नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है, उस देश के जो बैंकिंग सेक्टर है उसको कंट्रोल करना, उनके लिए गाइडलाइंस बनाना। वैसे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको अभी जैसे मैंने कहा उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं आरबीआई। तो इंडिया में जो नोट इश्यू होते हैं, मतलब नए नोट जो प्रिंट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, नोट इश्यू। तो जो नए नोट प्रिंट करने का जो काम है वो किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये जो नोट इश्यू होते हैं, नए नोट प्रिंट होते हैं, इसकी मेथड्स कौन कौन सी है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं, और वो मेथड्स कौन से हैं वो आज हमको डिस्कस करना है। इसमें 3 मेथड्स हमको सिलेबस में पढ़ना है। उसमें की पहली मेथड है फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम, दूसरी मेथड है प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम, तीसरी मेथड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये 3 मेथड्स हमको सीखना है कि ये 3 मेथड के द्वारा किस प्रकार से नोट प्रिंट होते हैं। ठीक है, आज हम पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। देखते हैं कि इस मेथड में किस प्रकार से नोट प्रिंट किए जाते हैं। इसका नाम है फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो नए नोट प्रिंट होते हैं उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स क्वांटिटी एक डिसाइड हो जाती है कि इतनी अमाउंट तक गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट कर सकती है विदाउट एनी मेटेलिक रिजर्व, मतलब बिना गोल्ड और सिल्वर के मेटल के रिजर्व्स रखे बिना वो सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट कर सकती है। बट बियॉन्ड दिस लिमिट 100% मेटेलिक रिजर्व इज़ रिक्वायर्ड, मतलब उस लिमिट के बाद अगर गवर्नमेंट को नोट इशू करना है तो उस गवर्नमेंट को 100% मेटेलिक रिजर्व रखना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 500 करोड़ रुपए फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम है, और इसका मतलब क्या है कि 500 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट बिना गोल्ड सिल्वर या मेटेलिक रिजर्व रखे नोट इशू कर सकती है। ये 500 करोड़ के गोल्ड सिल्वर नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि हमको मेटेलिक रिजर्व देखना है कि वो फिक्स्ड फिड्यूसरी जो लिमिट है वहाँ तक गवर्नमेंट को कोई भी गोल्ड या मेटल के रिजर्व रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट को जितने भी नोट इशू करना है वो हर रुपए के लिए गवर्नमेंट को 100% मेटल रिजर्व रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 500 करोड़ फिड्यूसरी लिमिट है और गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल 600 करोड़ के नोट इशू करना है, तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए तक गोल्ड नहीं लगेगा, लेकिन एडिशनल जो 100 करोड़ गवर्नमेंट को इशू करना है उसके लिए गवर्नमेंट को गोल्ड रिजर्व रखना आवश्यक है 100 करोड़ के, तभी गवर्नमेंट एडिशनल 100 करोड़ रुपए का नोट इशू कर सकती है। ये हो गया फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। सिंपली एक लिमिट तक बिना गोल्ड मेटल के गवर्नमेंट नोट इशू कर सकती है, उस लिमिट के बाद गवर्नमेंट को 100% मेटल रिजर्व रखना आवश्यक है। अब ये मेथड जो है ये एग्रीकल्चर जहाँ पर सेक्टर है ऐसे देश में ज़्यादा वो उसका यूज़फुल नहीं होता। इसका कारण है वो सूटेबल नहीं होता। इसका कारण ऐसा है कि
जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड है, ऐसे देश में जो नोट की जो डिमांड है ये सीजनल ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो नोट होती है उसकी जो डिमांड है ये सीज़न में ज़्यादा होती है। जैसे अभी बरसात का दिन है, बरसात के दिनों में बोआई वगैरह होती है, खेती होती है, तो उस समय बीज खरीदना है, लेबर का पेमेंट करना है, बाकी की चीज़ें खरीदना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तब यहाँ पर नोट की डिमांड ज़्यादा रहेगी। लेकिन अदरवाइज़ बाकी के सीज़न में नोटों की डिमांड उतनी नहीं रहेगी। तो ऐसे में नोट प्रिंट करना, ये सीज़न में इतनी ज़्यादा एकदम से नोट को ज़्यादा प्रिंट करने के लिए गोल्ड रिजर्व्स नहीं रहते, तो इस प्रकार से इसलिए वो सूटेबल नहीं होता जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो इंडिया में इसलिए 1920 तक ये सिस्टम एप्लीकेबल थी, लेकिन 1920 के बाद ये सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है 1920 में, और 1920 के बाद गवर्नमेंट ने प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी, इसके सबसे पहले हम देख लेंगे मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। फिक्स फिड्यूसरी में जहाँ पर एक लिमिट तक हमको गोल्ड सिल्वर रखना पड़ता है, उसके बाद गवर्नमेंट को 100% मेटल रखना पड़ता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ज़्यादा नोट इशू नहीं हो सकता। अगर आवश्यकता से ज़्यादा गवर्नमेंट नोट इशू कर दिया अगर गवर्नमेंट ने, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर गवर्नमेंट तो कितने भी नोट प्रिंट कर सकती है, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ने मनमाने नोट प्रिंट कर दिए और गरीबों में बांट दिए, 2000 के नोट, 500 के नोट, तो गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। इसका कारण ऐसे कि गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो उस नोट को कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ है उस हर चीज़ की वैल्यू जो है डिमांड सप्लाई पे है। नोट की भी अपनी एक वैल्यू होती है, तो नोट की वैल्यू उसके डिमांड सप्लाई पे, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अगर रहती है तो नोट को वैल्यू है। अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई अगर नोट का हो जाता है, मतलब प्रिंट हो जाएगा, सप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रिंट करने के बाद ही सप्लाई होगा, तो आवश्यकता से ज़्यादा अगर प्रिंट हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए ज़्यादा इशू ये मेथड में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर आपको, हमने देखा कि फिड्यूसरी सिस्टम में अगर उसके बियॉन्ड अगर आपको नोट इशू करना है तो आपको गोल्ड सिल्वर 100% मेटल रखना पड़ेगा, और उतना गवर्नमेंट रख नहीं पाएगी। इसलिए ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा ओवर इशू। पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास इसमें रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि गोल्ड सिल्वर के रिजर्व्स रखने के बाद ही नोट इशू हुए हैं। स्टेबिलिटी, पैसे की जो वैल्यू उसका स्टेबल रहेगा। ये हो गए उसके मेरिट्स, मतलब फ़ायदा ये है क्या है। अब हम देखेंगे कि इसके डिमेरिट्स क्या है। जो फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम है उसके कुछ डिसएडवांटेज है। पहला, इट इज़ कॉस्टली। देखा कि हमने उस लिमिट के बाद, फिड्यूसरी लिमिट के बाद अगर गवर्नमेंट को नोट इशू करना है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, गोल्ड के रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी खर्चीला काम है। इट इज़ लेस इलास्टिक। हमने देखा था कि लिमिट के बाद अगर इशू करना है तो आपको 100% मेटल के रिजर्व रखना पड़ेगा, तो आप एक लिमिट के बाद ज़्यादा नोट इशू नहीं कर सकते, तो उसमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। एग्रीकल्चर, हमने देखा कि एग्रीकल्चर जहाँ पर डोमिनेटेड कंट्री है जैसे इंडिया है, वहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, क्योंकि इतना गोल्ड रखना ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता। इसका कारण ऐसा है कि गोल्ड के अदर अल्टरनेटिव इस्तेमाल भी रहते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी कर सकते हैं, तो उसको अगर गिरवी रखने के बजाय अगर दूसरा इस्तेमाल अगर कोई कंट्री करती है तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। देन जो प्रेशियस वेस्ट जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर, इससे उसको कहा कि इंडस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिक्स फिड्यूसरी में उसके लिमिटेशंस है। दूसरी मेथड, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। इसका नाम ही प्रोपोर्शनेट। खासियत क्या है कि जितना गवर्नमेंट को नोट इशू करना है उसके प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट को गोल्ड रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल लिया है कि 30% अगर है, इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट को 100 रुपये इशू करना है, 100 रुपये का नोट 100 रुपये अगर इशू करना है, तो उसके लिए 30 रुपये का गोल्ड गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट नोट इशू कर सकती है। वेरस पहली जो मेथड थी फिक्स फिड्यूसरी में, उसमें क्या था कि एक लिमिट तक गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं थी, उस लिमिट के बाद 100% गोल्ड रिजर्व रखना आवश्यक था। लेकिन प्रोपोर्शनेट में क्या है, आप कितने भी नोट इशू करो, आपको फॉर एग्जांपल 30% अगर है, ये एग्जांपल थी 30% लिया है मैंने, तो जितना नोट इशू करेंगे उसका 30% क्या करना पड़ेगा, हमको गोल्ड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा, वो गवर्नमेंट नोट इशू कर सकती है। तो कितना भी गवर्नमेंट नोट इशू करे, ज़्यादा करे कम करे, उसका 30%, अगर 100 रुपये करते हैं तो 30 रुपये, 1000 अगर करते हैं तो 300 का रिजर्व, तो उस प्रपोर्शन में गवर्नमेंट को रिजर्व क्या करना पड़ेगा, गोल्ड के रखना पड़ेगा। इंडिया में ये सिस्टम
1956 तक एप्लीकेबल थी, लेकिन 1956 में ये मेथड भी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी। अब इसके बेनिफिट क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड के, कि इट इज़ सिंपल। यहाँ पर गवर्नमेंट ये मेथड समझना बहुत ही आसान है। जितने नोट इशू करना है उसके उस प्रपोर्शन में आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। देन इट इज़ इलास्टिक, गवर्नमेंट कितने भी नोट इशू कर सकती है। उस प्रपोर्शन में अगर गोल्ड गवर्नमेंट रख रही है तो गवर्नमेंट कितने भी नोट इशू कर सकती है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर इशू, यहाँ पर भी गवर्नमेंट को नोट इशू करते समय ज़्यादा ये नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को गोल्ड रखना आवश्यक होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास रहेगा, क्योंकि गोल्ड रिजर्व यहाँ पर गवर्नमेंट को रखना ही पड़ेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के, कि यहाँ पर भी गोल्ड जो है ये भी वेस्ट हो रहा है, प्रोपोर्शनेट है लेकिन फिर भी गोल्ड तो रखना ही पड़ेगा। इट इज़ अनइकोनॉमिकल, यहाँ पर भी खर्चीला काम है। डेवलपिंग कंट्री के लिए भी अगेन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अब लास्ट मेथड देखेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मेथड अभी फ़िलहाल इंडिया में एप्लीकेबल मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है। ये मेथड में क्या है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर सिक्योरिटीज़ आर केप्ट। मतलब क्या कि एक मिनिमम रिजर्व गवर्नमेंट रखेगी, उसमें मेटेलिक रिजर्व भी रहेंगे, फॉरेन करेंसी भी रहेगी, और वो रिजर्व रखने के बाद गवर्नमेंट कितने भी नोट प्रिंट कर सकती है, कितने भी नोट इशू कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो आरबीआई है, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अभी जो नियम है कि 200 करोड़ का गोल्ड, सिल्वर और फॉरेन जो करेंसी है वो गवर्नमेंट को रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को अगर नोट प्रिंट करना है तो। और ये 200 करोड़ रखने के बाद गवर्नमेंट कितने भी नोट इशू कर सकती है, अपर लिमिट उसकी कुछ भी नहीं है। और ये 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ जो है ये क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। मतलब 200 करोड़ का एक बार गवर्नमेंट ने रिजर्व रख दिया तो गवर्नमेंट कितने भी नोट इशू कर सकती है, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो फिलहाल अभी इंडिया में ये मेथड जो है ये अभी एप्लीकेबल है। अब इसके मेरिट्स क्या है, हमने हर मेथड के मेरिट डिमेरिट्स देखे, तो इस मेथड के भी कुछ मेरिट होंगे। ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर 200 करोड़ का अगर गवर्नमेंट रख रही है तो उसमें केवल 115 करोड़ का गोल्ड रखना है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितने भी नोट इशू कर सकती है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा नोट इशू करना है तो 200 करोड़ का गवर्नमेंट ज़्यादा भी नोट इशू कर सकती है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज करने का स्कोप ज़्यादा है। जैसे एग्रीकल्चर के सीज़न में ज़्यादा डिमांड है तो गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट कर सकती है। अवॉइड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये दो अगले यूनिट में हम देखने ही वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि डिफ्लेशन मतलब जहाँ पर प्राइस लेवल बहुत कम हो जाती है और जहाँ पर मनी का सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं डिफ्लेशन। तो वहाँ पर मनी का सप्लाई को बढ़ाना आवश्यक होता है, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नोट प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत एडवांटेजियस है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो मनी का सप्लाई करना पड़ेगा, और मनी का सप्लाई प्रॉपर मिनिमम रिजर्व से हम गवर्नमेंट कर सकती है। इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में अगर नोट ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करना है तो ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसमें ये मेथड में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर ओवर इशू होने का खतरा ज़्यादा होता है। नोट अगर आवश्यकता से ज़्यादा प्रिंट अगर गवर्नमेंट कर दी तो उसमें महंगाई होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, मतलब इसमें जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा आप सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर लोगों का भी विश्वास जो मनी है उस पर कम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।